नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी एकता की कोशिशें आज़ादी के बाद से लगातार चलती रही। जो भी केंद्र में मुख्य दल होता है सत्ता में, उसके खिलाफ विपक्ष एक होने की कोशिश करता रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की जो कोशिशें 2018 से शुरू हुई, उनका हश्र देखें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कौन आया कौन गया, किसने शुरुआत की, उसका क्या हश्र हुआ, इस पर नज़र डालें तो आपको समझना मुश्किल होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है और ये आगे क्या होने वाला है। तो 2018 की बात करें तो 2018 में सबसे आगे विपक्षी एकता की मुहिम में चंद्रबाबू नायडू थे, शरद पवार भी थे और दूसरे लोग भी थे, कांग्रेस भी थी। तो कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, शरद पवार का क्या हश्र हुआ। महाराष्ट्र की 48 में से 42 सीट्स जो है शिवसेना बीजेपी गठबंधन जीत गया। एक निर्दलीय को गई, नवनीत राणा को, और उसके अलावा बाकी में पूरा विपक्ष। चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी का तो पूरा मटियामेट हो गया। चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ये जो चुनाव 2024 का आ रहा है, उसके बाद उनकी पार्टी रहेगी कि नहीं, इस पर सवाल उठने लगे। उनकी पार्टी लोकसभा हार गई, विधानसभा हार गई, स्थानीय निकाय के चुनाव हार गई, पंचायत के चुनाव हार गई, स्थानीय निकाय के, पंचायत के, विधानसभा के, लोकसभा के जितने बाई इलेक्शन हुए सब में हार गई। और अपने गृहनगर में चंद्रबाबू नायडू हार गए। अब वो लाइन में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर कि किसी तरह से एनडीए में वापसी हो जाए। तो जो गए उनका क्या हश्र हुआ। आज चंद्रबाबू नायडू जो है वो कोशिश में है कि कुछ भी हो, किसी भी तरह से, किन्हीं भी शर्तों पर 2024 के लिए बीजेपी से समझौता हो जाए। होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का जो हाल हुआ उसके बाद आपको लगेगा कि इत्तेफाक हो सकता है। उनकी सरकार की नीतियाँ अच्छी नहीं रही होंगी, इसलिए हार गए। बहुत से कारण, लोगों की नाराज़गी होगी इसलिए हार गए। केवल इसलिए तो नहीं हार गए कि मोदी का विरोध कर रहे थे। मोदी का विरोध करने वालों पर कुछ तो है मामला। अब मैं किसी ज्योतिषी की, किसी पंडित की भविष्यवाणी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ है जो ऊपर वाला ऐसा कर रहा है। और मैं ये बिल्कुल जो है हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू का उदाहरण दिया मैंने। अब उसके बाद सीधे आ जाइए 2021 में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कोशिश की विपक्षी एकता की। पहले अगस्त 2021 में वर्चुअल मीटिंग बुलाई, फिर दिसंबर 2014 में बैठक बुलाई, सोनिया गांधी के घर पर हुई। 17 या 19 पार्टियों की बैठक हुई। 19 पार्टियों की बैठक हुई, उसमें जो है आम आदमी पार्टी को बुलाया नहीं गया और बीएसपी ने आने से मना कर दिया। जो पहली अगस्त में बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी। और उसके बाद सोनिया गांधी के घर पे जो दिसंबर में बैठक हुई, उसमें ममता बनर्जी नहीं आई। अब आप देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की कोशिश की। मैं अब इसको जो है ईडी के केस से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी में इम्प्लोजन हो रहा है, यानी अंतः विस्फोट हो रहा है। जिस तरह से पार्टी खंड खंड हो रही है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप देखिए, उसके बाद से लगातार पार्टी में टूट की खबरें। पंजाब में पार्टी का मटियामेट, कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान पार्टी को भारी पड़ा। उसके बाद G23 बना। G23 ने जो स्टैंड लिया पार्टी में, उनको सुधारवादी कहा जाने लगा। और ये जो है ये परिवारवादी हो गए बाकी जो लोग बचे। अब गुलाम नबी आज़ाद बाहर निकल गए हैं। उससे पहले, मतलब 2019 के बाद से अगर जोड़ना शुरू करें आप, तो हेमंत विश्व तो बहुत पहले निकल गए थे, 2015-16 में निकल गए थे। लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए, जितिन प्रसाद निकल गए, RPN सिंह निकल गए। इस तरह से नेताओं की संख्या गिनते जाइए, कांग्रेस से निकले ही हैं लोग, आया कोई नहीं। कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद बाहर निकले और जो चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी की, मेरा मानना है कि इस परिवार का इससे ज़्यादा अपमान इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से एक्सपोज किया है पूरे परिवार को,
और पार्टी जिस तरह से वो चला रहे हैं उसको लेकर, वो इससे पहले करने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। गुलाम नबी आज़ाद ने हिम्मत जुटाई। उन गुलाम नबी आज़ाद पर कांग्रेस के यानी परिवार के जो लॉयलिस्ट हैं हमलावर हैं। ऐसे में हरियाणा के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुलाम नबी आज़ाद से मिलने जाते हैं। शैलजा शिकायत करती हैं पार्टी हाईकमान से इसकी कि वो मिलने जा रहे हैं, और उसी समय खबर आती है अब कि अशोक चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो 12 विधायकों को लेकर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में कभी भी शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस में हर तरफ आपको विखंडन दिखाई देगा। जो झगड़ा चल रहा है राजस्थान में वो आपको पता ही है, अशोक गहलोत सचिन पायलट में। वहाँ छत्तीसगढ़ में जो झगड़ा चल रहा है वो आपको पता ही है। तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ कांग्रेस में समस्या ना हो। तो विपक्षी एकता की कोशिश की, और याद रखिए 2014 में कांग्रेस ने विपक्षी एकता की कोई कोशिश नहीं की थी चुनाव से पहले। यूपीए जो था सत्ता में वही चुनाव में गया था, लेकिन 2019 में ये कोशिश की। उसके बाद फिर किसने प्रयास किया विपक्षी एकता का? शरद पवार ने। आज उनकी पार्टी की हालत देखिए। सत्ता में आए 2019 में, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी। किंग मेकर हो गए, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने लगे। आज पार्टी चलाने की स्थिति में नहीं रह गए। उनकी पार्टी में कब कौन एकनाथ शिंदे बन जाएगा या पार्टी में कब विस्फोट हो जाएगा किसी को पता नहीं। और उससे ज़्यादा समस्या ये कि दो नेता उनके शरद पवार के करीबी जेल में हैं। तो ये विपक्षी एकता की कोशिश करने वाले शरद पवार का हाल हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकली। 2021 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनको लगा कि अब समय आ गया है कि उनको विश्व विजय पर या भारत विजय पर निकलना चाहिए, और उन्होंने अपना अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ दिया कि अब वो पूरे देश में अपनी पार्टी का विस्तार करेंगी, विपक्षी एकता के सूत्र का संचालन करेंगी, वो केंद्रीय भूमिका में होंगी। मोदी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो ममता बनर्जी। इस तरह का विमर्श चलने लगा। देश में अखबारों में टीवी चैनल्स पे बहस होने लगी कि ममता बनर्जी कितनी बड़ी चैलेंजर हैं, मोदी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, और मोदी इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे कि अगर विपक्ष जो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक हो जाए तो मोदी को हराया जा सकता है। ये तक कहा जाने लगा। आज वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं, पूरी आरएसएस खराब नहीं है, और उन पर चौतरफा हमला हुआ। उनके जो वैचारिक परिवार के लोग कहे जाते हैं उनकी ओर से, तब भी उस अपने बयान पर डटी हुई हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तो ममता बनर्जी की जो चाल ढाल बदली है, जो उनका रवैया बदला है, उसको आप देख लीजिए। विपक्षी एकता प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार, वहाँ से वो सिमट गई हैं पश्चिम बंगाल में, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अब वो ज़माना चला गया जब वो कोलकाता से चलती थी तो 5 दिन पहले से दिल्ली में माहौल बनता था कि ममता बनर्जी आ रही हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगी। 2-2, 3-3 दिन का उनका प्रोग्राम होता था। आती थी, इस नेता से मिल रही हैं, उस नेता से मिल रही हैं, टीवी चैनल के लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, अखबारों में खबर छप रही है, सब बंद हो गया। उसके बाद निकले के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनको लगा, वो वैसे 2019 से पहले भी कोशिश कर चुके थे गैर भाजपा गैर कांग्रेस एक मोर्चा बनाने की। वो मोर्चा खैर वो शुरू ही नहीं हो सका, बनना तो बहुत दूर की बात। इस बार भी उन्होंने शुरू किया। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे मिले, एम के स्टालिन से मिले, हेमंत सोरेन से मिले। उसके बाद दूसरे ने कांग्रेस को छोड़कर ज़्यादातर नेताओं से मिले, कांग्रेस को छोड़कर, और जो दल या तो एनडीए में हैं या एनडीए के सपोर्टर हैं, जैसे नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, उसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरसीपी, इन पार्टियों को छोड़कर लगभग सभी से उन्होंने मिलने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों से मुलाकात हुई, और उनके अभियान का समापन पटना में हो गया अभी 2-3 दिन पहले। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार के साथ की, उसका जो दृश्य था, उसको देखकर लोगों को लग गया कि ये दरअसल सिटकॉम है, यानी सिचुएशनल कॉमेडी।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। विपक्षी एकता के नाम पर तमाशा हो रहा है। कोशिश विपक्षी एकता की तो नहीं, लेकिन विकल्प बनने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की। और पंजाब में चुनाव की जीत के बाद उनको लगा कि बस अब उनको भारत विजय पर निकल जाना चाहिए, जैसे 2021 में ममता बनर्जी को लगा था। हालत ये है कि एक मंत्री जेल में है, दूसरा किस दिन जाएगा कुछ पता नहीं। जांच की आंच उन तक पहुंचने लगी है, और जांच की आंच पहुंचने लगी है तो झूठ बोलने की उनकी रफ्तार जो है वो कई गुना ज़्यादा हो गई। तो उनकी फैक्ट्री से झूठ का प्रोडक्शन इस समय अपना जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब इन सब की कोशिश के बाद नीतीश कुमार मैदान में कूदे। वो ऐसे चैलेंज कर रहे हैं जैसे वो किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता हों। इस तरह की चुनौती देने की स्थिति में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी नहीं है, जो एकमात्र विपक्षी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। जो बाकी कोई नीतीश कुमार की पार्टी का हाल ये है कि मणिपुर में उनके 6 विधायक जीते थे। हालांकि नीतीश कुमार का उसमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन उनकी पार्टी के सिंबल पर 6 विधायक चुनकर आए थे। उनमें से शुक्रवार की रात 5 विधायक बीजेपी में चले गए। ये बिस्मिल्लाह करते ही, शुरू करते ही वो कहते हैं कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, तो नीतीश कुमार प्याज ज़्यादा खा रहे हैं, तो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि 24 में ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे और देख लेंगे 24 में, अगर सब इकट्ठा हो जाएं तो इनको बाहर फेंकना कोई मुश्किल नहीं है। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, क्या खाकर सोते हैं और क्या पीकर उठते हैं, ये समझ में नहीं आता। जिस तरह की बातें बोल रहे हैं उसका ज़मीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी अब उनकी जो है तेजस्वी यादव के रहमो करम पर है। जिस दिन तेजस्वी यादव तय कर लेंगे कि अब बर्दाश्त नहीं करना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, उस दिन नीतीश कुमार को धकिया के बाहर कर देंगे और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। आज प्रदेश में, कल देश में होर्डिंग लग रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि राजनीति में देखिए, महत्वाकांक्षा एक बात है, लालच दूसरी बात है। महत्वाकांक्षा की सीमा होती है, महत्वाकांक्षा अपनी क्षमता से बंधी हुई होती है, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। और लालची आदमी जो है उसको पता नहीं होता है कि रुकना कहाँ है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को पता होता है कि कब रुक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। नीतीश कुमार एक लालची राजनेता की तरह उभर कर आए हैं। जिस तरह से उन्होंने गठबंधन बदले हैं सिर्फ अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी की लॉन्गेटिविटी के लिए, कि ज़्यादा समय तक चले। इस गठबंधन से निकलो, उसमें चले जाओ, उससे निकलो, इसमें चले जाओ, तो एक नयापन रहेगा। गठबंधन के नए साथी होंगे जब तक समझेंगे। हालांकि समझे हुए साथी भी समझने में गलती करते हैं, वो भी जो है गलतफहमी में आ जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ और तेजस्वी के साथ हो चुका, बीजेपी के साथ हो चुका, लेकिन फिर बीजेपी ने भी दोबारा अपनाया, लालू प्रसाद यादव ने भी दोबारा अपनाया। तो अब ये खेल उनका जो है उसकी सीमा आ गई है। तो अब उनको कोई नया शगुफा छोड़ना था। बिहार के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। पिछले 4 साल में, बल्कि 5 साल में, 2017 में जब महागठबंधन छोड़कर आए, तब से 2022 के बीच में तेजस्वी यादव ने उनकी सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के व्यक्तिगत बात ही छोड़ दीजिए, सरकार के खिलाफ जो कहा है, उसके बाद उनके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं नीतीश कुमार के पास। तो कोई नई बात, कोई नया विमर्श, कोई डाइवर्जन तो चाहिए था। अगर मुख्य सड़क खराब हो गई है तो उसके लिए डाइवर्जन बनाया जाता है ट्रैफिक निकालने के लिए। वही डाइवर्जन है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी नीतीश कुमार के लिए, कि बिहार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिहार में एक्सपोज हो चुके हैं। 2020 का चुनाव मतदाता ने मुहर लगा दी कि नीतीश कुमार मंजूर नहीं है। अब वो नीतीश कुमार के अलावा विकल्प देखना चाहती है बिहार की जनता। तो अब उससे घबराए हुए हैं। तो पहले दोष दिया, देखिए चिराग पासवान और बीजेपी मिल गए, हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया। फिर आरोप लगाया कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ना चाहती थी। अरे आपकी पार्टी बची कितनी है कि कोई तोड़ना चाहेगा?
तो आपकी पार्टी तो वैसे ही टूट जाएगी। जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी गई उस दिन पार्टी गई। तो इसलिए उसमें किसी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नए जो है वो एक कहावत है कि बड़े बड़े बह गए और नीतीश कुमार पूछे कितना पानी। तो नीतीश कुमार पानी का थाह लगा रहे हैं। और आप मान लीजिए कि ये ऐसा पानी है जिसमें नीतीश कुमार जैसे लोगों का डूबना तय है। तो इसमें अगर मगर नहीं है कि ऐसा होगा तो बच जाएंगे, वैसा होगा तो बच जाएंगे। ये जो है उनका डूबना, मतलब राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, डूबना उनकी नियति है, उनका प्रारब्ध है, उससे वो बच नहीं सकते। तो इस कड़ी में आप देखिए कि जिस तरह से मोदी का विरोध करने वाले जो भी निकले, उनका जनता ने क्या हाल किया, मतदाता ने क्या हाल किया, इससे आपको मोदी की विश्वसनीयता का पता चलेगा, इससे मोदी की साख का पता चलेगा और उनके विरोधियों की कमज़ोरी का पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।